क्लिनिकल साइंस, इंटरनल मेडिसिन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं अलॉन्ग बेसिक साइंस। तो इसमें हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था आपके पास, वो ऑफलाइन क्लास में हमने डिस्कस किया था। हाँ जी, कंजेनिटल हार्ट डिजीज को हमने डिस्कस कर लिया, जो कि आपके पास है राइट टू लेफ्ट से शंट और एक आपके पास है लेफ्ट टू राइट शंट। फिर हमने कुछ एमसीक्यूज सेशन की बात की थी, एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया था। आज जो हमारे पास टॉपिक है, क्योंकि हम इंटरनल मेडिसिन को अलॉन्ग बेसिक साइंस कर रहे हैं, तो आज हमारे पास अभी जो टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, वो फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से है। और आप लोग इस टॉपिक को, टॉपिक का नाम है जी प्रेशर प्रोफाइल इन ब्लड वेसल्स अलोंग आर्टीरियल प्रेशर। ये आपके पास होगा, कुछ आपके पास टर्मिनोलॉजीज होंगी जिनकी बेस पे आगे आप लोग काफी सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग दे दें यहाँ पे जनाब अली, हेडिंग दें आर्टीरियल। आपके पास अगर मैं बीआरएस फिजियोलॉजी की बात करूं तो पेज नंबर आप लोग 17 खोलेंगे ना, तो वहां पे लिखा होगा आर्टीरियल प्रेशर। अब आर्टीरियल प्रेशर बेसिकली अगर इसका पूरा टॉपिक का नाम लिखा जाए तो वो प्रेशर प्रोफाइल इन ब्लड वेसल अलोंग आर्टीरियल प्रेशर, आप लोग ऐसे हेडिंग दे सकते हैं। तो हेडिंग दें जनाब अली प्रेशर प्रोफाइल इन ब्लड वेसल, प्रेशर प्रेशर प्रोफाइल प्रोफाइल इन ब्लड वेसल, इन ब्लड वेसल along arterial pressure, along arterial arterial pressure। तो ये तो आप लोगों के पास जो है ना, मतलब कि इसकी क्या होनी चाहिए जी, हेडिंग टॉपिक जिसको आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस टॉपिक में आप लोगों ने सबसे पहले तो हेडिंग दें जनाब अली सिस्टोल, व्हाट इज मेंट बाय सिस्टोल। नंबर 1 पॉइंट आप लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे कि जी सिस्टोल, अगर आपसे कोई सिस्टोल की बात करे तो जनाब अली इसका मतलब क्या है, बिल्कुल शॉर्ट करके लिखें, कंट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट को आप लोग क्या कहते हैं, सिस्टोल। कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट को आप लोग क्या कहते हैं जी, ये आपके पास क्या सिस्टोल है। फिर इसके बाद इसी के ऑपोजिट एक टर्मिनोलॉजी है जिसको आप लोग डिस्कस करते हैं, उसका नंबर 2 पे लिखें जी डायसिस्टोल, डायसिस्टोल। अगर हम डायसिस्टोल की बात करें तो आपके पास इसका मतलब क्या है, हाँ जी, तो लिखें रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट, रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन फेज, रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट। मतलब क्या कि हार्ट का एक फेज आपके पास जनाबली क्या है, हाँ जी, कंट्रैक्शन फेज है, और दूसरा आपके पास फेज क्या है, रिलैक्सेशन फेज है। फिर इसी के साथ साथ, अच्छा, अब हार्ट मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है यार, जनरली क्वेश्चन ये है कि हार्ट की जो फिलिंग होगी वो किस फेज में होगी, क्या कंट्रैक्शन फेज में, सिस्टोलिक फेज में होगी, या डायसिस्टोलिक फेज में होगी। आपके पास जनाब डायसिस्टोलिक फेज में होगी ना। जब हार्ट आपके पास रिलैक्स करेगा, डायलेट करेगा, तो उसी फेज में आपके पास मतलब हार्ट की जो वेंट्रिकल्स वहां पे फिलिंग होगी। तो लिखें हार्ट फिलिंग ऑकर इन द डायसिस्टोल, हार्ट हार्ट फिलिंग फिलिंग ऑकर इन, हाँ जी, डायसिस्टोल। तो भाई हार्ट की जो फीलिंग है वो आपके पास डायसिस्टोल मतलब के फेज में होगी, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद लिखें जी, जो थर्ड आप टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, लिखें नंबर थर्ड टर्मिनोलॉजी, और जो नंबर थर्ड है उसमें लिखें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हाँ जी, लिखें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जनाबेली इसके बारे में ये जानते हैं, लिखें इसकी जरा डेफिनेशन। प्रेशर ऑफ द ब्लड, प्रेशर ऑफ ब्लड, प्रेशर ऑफ ब्लड इन, हाँ जी, एयोटा, इन एयोटा, इन एयोटा when heart when heart is in state of contraction, state of contraction। तो पता ये चला कि भाई प्रेशर ऑफ द ब्लड, ब्लड का वो प्रेशर
इन द एयोटा, अभी इसके डायग्राम पे भी बात करेंगे। इन द एयोटा व्हेन हार्ट इज इन स्टेट ऑफ, हाँ जी सिस्टोल आगे लिख सकते हैं, या फिर आप लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ जी यहाँ पे मैं सिस्टोल लिख सकता हूँ ना, तो भाई इन सिस्टोलिक फेज, ठीक हो गया जी। फिर इसके बाद लिखे हैं इसका इसी का एक और पॉइंट आगे लिखें, इसके तीन चार आपने पॉइंट लिखने हैं सिस्टोलिक ब्लड ब्लड प्रेशर के। तो ये जो आपके पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना, याद रखिएगा, हाईएस्ट आर्टीरियल, हाँ जी लिखे, यूजुअली यूजुअली इन हेल्दी इन हेल्दी इंडिविजुअल, हाँ जी इन हेल्दी इंडिविजुअल आपके पास जनाबली, हाँ जी हेल्दी इंडिविजुअल, ये आपके पास कितना होता है, 120 मिलीमीटर मरकरी, ठीक होगा जी। तो ये तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, ये आपके पास क्या जी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अच्छा फिर ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इसके एक और पॉइंट लिख लें, थर्ड पॉइंट लिखें जरा, ये चीज आपको ओपीडी के अंदर पता होनी चाहिए, ठीक होगा जी। अब आपने फिजियोलॉजी से ये पॉइंट यहाँ पे लर्न कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मयर, हाँ जी मयर आफ्टर द मयर आफ्टर द जनाबे अली हार्ट हार्ट कंट्रोल, हाँ जी हार्ट, सॉरी, मयर आफ्टर द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या फिर सिस्टोल एंड ब्लड is ejected and blood is ejected generally into the arterial into the arterial system। अब इसका मतलब क्या है, डायग्राम पे बात करते हैं, देखें वो कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर आफ्टर द हार्ट कंट्रैक्ट, जब हार्ट का सिस्टोलिक फेज आता है ना, तो देन आपका अब मतलब कि उस टाइम आप कौन सा ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ब्लड इज इजेक्टेड इनटू द आर्टेरियल सिस्टम, आर्टेरियल सिस्टम का मतलब क्या है, एओर्टा आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को पता होने की। अब जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना, हाईएस्ट आर्टेरियल प्रेशर ड्यूरिंग द, हाँ जी आपके पास कार्डियक साइकिल, जब कार्डियक साइकिल आपके पास जा रहा होता है, ये भी पॉइंट एक बीआरएस ने लिखा हुआ है। अब लिखे उसके बाद, ये था जी नंबर थर्ड पॉइंट, लिखे नंबर जनाबे 4 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट पे आप लोग हेडिंग दे दें यहाँ पे, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायसिस्टोलिक बीपी। अब डायसिस्टोलिक बीपी आपके पास क्या होगा, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, लिखिए जी जनाब अली, प्रेशर ऑफ द ब्लड इन एयोर्टा, प्रेशर ऑफ द ब्लड, प्रेशर प्रेशर ऑफ ब्लड इन एयोर्टा, प्रेशर ऑफ ब्लड इन एयोर्टा व्हेन हार्ट इज, हाँ जी किस फेज में होगा, डायसिस्टोलिक फेज में, कि आपके पास सिस्टोलिक फेज में, किसमें, डायसिस्टोलिक फेज में। तो व्हेन हार्ट जनाबेली इज इन रिलैक्स रिलैक्स स्टेट, क्या ख्याल है, और रिलैक्स स्टेट को आप क्या कहते हैं, डायसिस्टोलिक फेज। तो ये तो पॉइंट यहाँ से आपके पास क्लियर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका जो आपने पॉइंट याद रखना है ना, इधर आप ऐसे भी बात कर सकते हैं इसको, बीआरएस फिजियोलॉजी लिखती है कि जनाबे डायसिस्टोलिक बीपी इज मेजर्ड व्हेन द हार्ट इज, हाँ जी इन विच स्टेट, डायसिस्टोलिक फेज एंड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट बाय द वेन। अब यहाँ पे इसकी बात लिख लें पहले, तो भाई डायसिस्टोलिक बीपी इज इज measured when, हाँ जी the heart when the heart is in relax relax state, ठीक हो गया, in a relaxed state and blood is returned is returned to the, हाँ जी to the heart, जब हार्ट को आपके पास है ब्लड क्या हो, रिटर्न हो। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अब उसके बाद लिखें जो मेन इसमें एक और पॉइंट है, यूजुअली यूजुअली इन हेल्दी पर्सन,
इन हेल्दी पर्सन जनरली आपके पास क्या होगा, यूजुअली इन हेल्दी पर्सन डायसिस्टोलिक बीपी आपके पास कितना है, 80 mmHg, ऐसे ही है ना जी। तो ये आपके पास देखें सिस्टोलिक कितना था, 120, डायसिस्टोलिक आपके पास 80। तो ये दो पॉइंट आप लोगों को यहाँ से पता। अब इसी ये जो आपने स्टोरी पढ़ी है, सिस्टोल डायसिस्टोल डायसिस्टोलिक बीपी डायसिस्टोलिक बीपी, तो इसको हम क्या करते हैं जनाबली यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे आपके पास एक सिंपल जनाबली 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट है, सिंपल 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे इसके आपके पास क्या है जी, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपके पास, आपको बड़े अच्छे से पता है कि यहाँ पे जनाबली क्या है, हाँ जी एयोटिक वाल है, और यहाँ से आपके पास क्या निकलता है, एयोटा। अब ये बात यहाँ से आपने जो है ना इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा। अच्छा, अब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके पास निकलता जी एयोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपके पास, हाँ जी, जब यहाँ से आपके पास माइट्रल वाल के थ्रू ब्लड आएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आपके पास फिलिंग होगी, तो मुझे ये बताएं यहाँ पे आपके पास जो ब्लड है, हाँ जी ब्लड वो किस में आएगा, एयोटा में आएगा ना। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग होगी तो सिस्टोलिक आपके पास जब कंट्रैक्शन फेज होगा, इसमें जनाबली ब्लड आपके आपके पास किस में जाएगा, एयोटा में। और ब्लड का जनाबली एयोटा पे एक प्रेशर होगा ना। मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल जनाबली सिस्टोलिक फेज में आएगा, जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे हार्ट, तो फिर ब्लड बाहर निकले इजेक्ट होगा किसमें, एयोटा में। और जब एयोटा में ब्लड निकलेगा तो इसका एक अपना प्रेशर होगा ना। तो इसको जनाबे जो प्रेशर, और हार्ट उस टाइम आपके पास जब प्रेशर आपके पास एयोटा पे होगा, तो हार्ट उस टाइम किस फेज में होगा, सिस्टोलिक फेज में। तो भाई अब ये जो प्रेशर आप लोग मैयर कर रहे हैं, हाँ जी ये जो प्रेशर आप लोग मैयर कर रहे हैं, ये कौन सा बीपी होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मेरी बात आप लोग समझ गए, बात समझे कि नहीं समझे। जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान जो प्रेशर पड़ा एओर्टा पे, और उस टाइम जो आपने जनाब अली बीपी मेजर किया वो आपके पास क्या है, सिस्टोलिक बीपी है। और जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से मैक्सिमम एओर्टा में आपके पास चला जाएगा, ठीक हो गए, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड लेवल आपके पास कम होगा कि ज्यादा, फिर कम होगा ना। और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर आपके पास फिर कम के ज्यादा, कम होगा। और एओर्टिक वाल, अब मुझे एक बात बताएं, जब इसमें ब्लड आपके पास इजेक्ट हो जाएगा, इसमें प्रेशर कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम होगा तो ये जो एयोटिक वाल्व है ये आपके पास फिर क्लोज हो जाएगा ना। हाँ, जब सिस्टोलिक फेस है तब ड्यू टू ब्लड प्रेशर आपके पास ये एयोटिक वाल्व क्या होगा, ओपन होगा। लेकिन जब प्रेशर आपके पास कम हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो एयोटिक वाल्व आपके पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ना। तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट यहाँ पे देख लिया। उसके बाद और फिर अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड लेने के लिए आपके पास क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, इस फेज में जाएगा जी, डायसिस्टोलिक फेज में जाएगा। ओके, एओर्टा से ज्यादा ब्लड आगे आपके पास आगे मतलब चला जाता है। जैसे ही आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया, एओर्टिक वाल ओपन हुआ, यहाँ से जनाबेली ब्लड आया। अब एओर्टा से ब्लड आगे आपके पास बॉडी की तरफ चला जाता है, ठीक होगा जी। अब ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड है वो तो आगे मैक्सिमम ब्लड आगे बॉडी को मतलब कि डिलीवर हो जाए। लेकिन कुछ ना कुछ जो ब्लड आपके पास यहाँ पे एओर्टा में भी तो रहेगा ना। हाँ जी, इस एओर्टा में भी रहेगा। अब वो ब्लड जो आपके पास जनाबेली एओर्टा में रहेगा ना, तो फिर एओर्टा में उसका एक किस्म का आपके पास प्रेशर होगा ना। हाँ जी प्रेशर होगा ना। और इधर से आपके पास जो एयोटिक वाल है ये तो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके पास ब्लड कम हुआ, ब्लड कम होने से प्रेशर कम हुआ। जब प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में कम हुआ तो एयोटिक वाल क्लोज हो गया। अब जनाबेली जब मैक्सिमम ब्लड आगे एयोटा से कोर्टिक चला गया, जो ब्लड रह गया उसका एक अपना प्रेशर होगा। तो जब एयोटिक वाल क्लोज होगा, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन स्टेट में होंगे, उस टाइम कम ब्लड की वजह से जब प्रेशर एयोटा पे आपके पास लगता है। हाँ जी, अब ये जो कम ब्लड है ना, इसका भी आपके पास एक तरह से क्या है, एक एयोटा पे प्रेशर लगता है। और उस प्रेशर को जो हम मेजर करते हैं वो आपके पास होता है डायसिस्टोलिक बीपी। बात समझे कि नहीं समझे। दो बातें मैंने की हैं आपके साथ, देखें दो बातें मैंने की हैं। मैंने कहा है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो उसका उस टाइम जो ब्लड इजेक्ट होता है एयोटा पे जो प्रेशर पड़ता है वो सिस्टोलिक बीपी है। जब एयोटा से मैक्सिमम ब्लड आपके पास आगे बॉडी में चला जाता है और कुछ ना कुछ जो ब्लड रह जाता है एयोटिक वाल उस टाइम क्लोज हो जाता है, तो क्लोज होने पे उस टाइम फिर जो कम ब्लड रह जाता है एयोटा में उसका जो प्रेशर पड़ता है वो आपके पास क्या चीज, डायसिस्टोलिक आपके पास बीपी है। इसलिए तो हमने ये स्टोरी में लिखा, हमने कहा कि जनाब अली
डायसिस्टोलिक बीपी इज मेजर्ड व्हेन द हार्ट इज इन रिलैक्स स्टेट। लेफ्ट वेंट्रिकल आपके पास देखें, वेंट्रिकल आपके पास रिलैक्स स्टेट में, ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, यहाँ से फिर एयोटा से ब्लड आप बैक साइड पे आएगा, लेकिन एयोटिक वाल क्लोज होगा और पीछे नहीं जाएगा, इसका एक प्रेशर पड़ेगा। ठीक होगा जी। इसकी मिसाल कुछ यूं है ना, फॉर एग्जाम्पल एक पाइप है ना, पाइप है जनाबे, उसमें मैक्सिमम जो पाइप आपने पहले पीछे प्रेशर लगाया, अब प्रेशर से पानी आगे चला गया, लेकिन जब आपने बैक साइड पे प्रेशर को कम किया तो फिर जो आगे मैक्सिमम चला गया होगा पानी, लेकिन बाद में जो कुछ ना कुछ रहेगा वो पीछे बैक फ्लो भी आपके पास है। जो बैक फ्लो से आपके पास जनाबे इसका प्रेशर पा रहा है ना, जो आवाज आपके पास मतलब प्रेशर होगा, वो आपके पास क्या होगा, डायसिस्टोलिक बीपी। अंडरस्टैंडेबल भाई? ये चीजें आपको समझ आ गई। तीन तीन पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स आप लोगों ने अभी तक देखे, सिस्टोल, डायसिस्टोल, सिस्टोलिक बीपी, डायसिस्टोलिक बीपी। फिर लिखें। हाँ जी, एनी क्वेश्चन प्लीज? यहां तक पॉइंट क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ये सर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे बात कर लेते हैं जी। आगे हमारे पास है नंबर 5। नंबर 5 पे आपके पास है जी पल्स प्रेशर। अच्छा यार, ये ना ये थोड़ी सी कंफ्यूज करती है डॉक्टर्स को चीजें, मतलब कि जो अपने जूनियर्स हैं, अगर उनकी बात करें ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा पल्स प्रेशर एक होता है, पल्स प्रेशर एक होता है, पल्स रेट। अच्छा, पल्स प्रेशर आपके पास जो फर्स्ट एड में लिखा हुआ है ना, वो आपके पास लिखा हुआ है जनाब पेज नंबर 294 2021 एडिशन। ठीक है, तो अगर हम पल्स प्रेशर की बात करें तो इसको सिंपल कहा जाता है, इसको पीपी, इसको सिंपल क्या है जी, पीपी से, पल्स प्रेशर। अब व्हाट इज मेंट बाय पल्स प्रेशर, सबसे पहले तो ये पॉइंट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है जी, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, अंडरस्टैंड करना है इसको। अच्छा, पल्स प्रेशर इज, हाँ जी, पीपी आपके पास क्या है, इसको मैं कंप्लीट आपके साथ डेफिनेशन रखता हूँ। इज एन पीपी इज एन डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस, हाँ जी, बिटवीन, पीपी इज एन डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायासिस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर। भाई सीधी सी बात उस बंदे ने कर दी है, उसने कहा कि भाई सिस्टोलिक, पहले हमने सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक को समझा, अब हम उसी की बेस पे पल्स प्रेशर की बात करने लगे हैं। तो पल्स प्रेशर बेसिकली आपके पास क्या डिफरेंस है बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक है। अभी वैल्यूज आप लोगों ने देख ली हैं, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखें, आपके पास एक होता है पल्स रेट, पल्स रेट और पल्स प्रेशर में डिफरेंस है, तो ये भी बात इसको अंडरस्टैंड करिएगा। फिर इसका जो सेकंड पॉइंट आपने मेंशन करना है, लिखें मोस्ट इंपोर्टेंट डिटरमिनेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट डिटरमिनेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ पीपी, पल्स प्रेशर इज डैश। ये भी भाई पूछा जाता है, अगर आपसे कोई पूछे कि यार जो पल्स प्रेशर है ये ज्यादा मतलब किस चीज पे डिपेंड करता है, इसको ज्यादा कौन सा पॉइंट आपके पास ज्यादा डिटर्मिनेट करता है, तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है जी स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, वो तो अभी थोड़ी देर तक हम इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक होगा जी, स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा देखें, नॉर्मली, थर्ड पॉइंट लिखें जी, नॉर्मली, नॉर्मली पीपी पल्स प्रेशर आपके पास क्या होता है, 60 से लेकर जनाबे अली आपके पास 100, 60 से लेकर 100 mmHg। अच्छा, अब इसमें ये पॉइंट भी थोड़ा सा आप लोगों ने मतलब कि मेंशन कर लेने हैं। देखें, देखें पीपी बेसिकली, नॉर्मली पल्स प्रेशर तो आपकी मैंने बताया कि 60 से लेकर 100, मतलब एक तरह से मैं बात कर रहा हूँ ना। अब एमसीक्यूज यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, बल्कि आप ना इस चीज को इस तरह करें, इसको इस तरह करें, एक लिखें फार्मूला, फार्मूला, फार्मूला फॉर पीपी, पल्स प्रेशर के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, इसका अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो आपके पास क्या है, पीपी इज इक्वल टू सिस्टोलिक बीपी माइनस डायासिस्टोलिक बीपी। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, मुझे आप लोग खुद ही बताएंगे, पीपी इज इक्वल टू सिस्टोलिक आपके पास कितना है, 120 है, कैलकुलेशन बेस पे बात करते हैं ना, 120 है, डायसिस्टोलिक कितना है जी, 80 है। अब फिर मुझे एक बात बताएं, अगर 120 में से 80 को माइनस करें तो आपके पास कितना आ गया, 40 mmHg। तो भाई पता ये चला कि पल्स प्रेशर आपके पास क्या है, 40 mmHg। क्लियर? एनी क्वेश्चन प्लीज? ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए।
उसके बाद अच्छा, अब आते हैं जी, जो पल्स प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रोक वाले के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर्टीरियल कंप्लायंस के हम बात करेंगे। ठीक हो गया जी। अब कुछ अभी और थोड़ी देर तक मैं इसकी बातें आपके साथ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर एक आधा एमसीक्यूज है, आप एक साइड पे लिखें। हम्म चले, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ, ठीक है। फिर बाद में कुछ मैं पॉइंट्स आपको लिखवा दूंगा। ये आप लोगों ने ना कॉन्शियसली कॉन्शियसली जनाबेली इसको सुनना है, थोड़ा सा लिखें, एक साइड पे नोट लिखें जी। कुछ ना, मैं पहले आपको थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ, ठीक है, बाद में आगे मैं पॉइंट्स खुद ही लिखवा दूंगा। एक होता है लफ्ज आपके पास है जी स्टीनोसिस, इसी की कंटेंट में हमने बात करनी। एक स्टीनोसिस, व्हाट इज मीन्ड बाय स्टीनोसिस? हाँ जी बताएं ना जी। स्टीनोसिस का मतलब क्या है? नर्विंग ऑफ स्ट्रक्चर, नर्विंग ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज, आपके पास क्या है जी, स्टीनोसिस। ठीक है। एक आपके पास लफ्ज है जनाबे अली, रीगर्जिटेशन। हाँ जी, क्या? रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन का मतलब क्या है? ये भी आप लोगों को पता है कि बैकफ्लो होता है किस चीज का जी? हाँ जी, किसी भी चीज का बैकफ्लो को रीगर्जिटेट, तो लिख लें बैकवर्ड, बैकवर्ड ब्लड फ्लो, बैकवर्ड ब्लड फ्लो को आप लोग क्या कहते हैं जी? रीगर्जिटेशन। ठीक हो गया। अब ना, इसी चीज को मैं आपको समझाने के लिए देखें, इंशाल्लाह इसी बेस पे हमने आगे पैथोलॉजी इंटरनल मेडिसिन में से करनी है। दिस इज फॉर एग्जांपल सिंपल फॉर ह्यूमन हार्ट। और यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि जनाबली आपके पास क्या है जी? हाँ जी, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल वन वॉल इज प्रेजेंट नोन एज ट्राइकस्बिड वॉल। यहाँ पे आपके पास कौन सा वॉल है? हाँ जी, ट्राइकस्बिड, ट्राइकस्बिड वॉल। फिर जनाब अली, अच्छा, वॉल की डेफिनेशन क्या है? यूनि डायरेक्शन फ्लो या वन डायरेक्शन फ्लो। अब जनाब अली आपके पास यहाँ पे कौन सा वॉल है जिसका जनाब अली इंटरमीडिएट में तो आप बाइकस्बिड कहते थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है जी? माइट्रल वॉल। क्या है? माइट्रल वॉल। तो ये आप लोगों ने प्रोनाउंसिएशन याद रखनी है, मिट्रल नहीं कहना, माइट्रल वॉल। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर यहाँ पे आपके पास क्या है जी? पल्मोनी वॉल है। और यहाँ पे आपके पास कौन सा है? एयोटिक वॉल। मैं ये कह देता हूँ कि जनाबे अली आपके पास माइट्रल वाल की क्या होगी या जी? स्टीनोसिस। मतलब किसकी क्या होगी? नर्व। इसको क्या कहेंगे? माइट्रल स्टीनोसिस। अगर जनाबे अली माइट्रल वाल की कोई वीकनेस है या प्रॉपर क्लोजिंग नहीं हो रही इसकी, तो यहाँ पे जब आपके पास लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जनाबे अली जाएगा किसमें? हाँ जी, इसमें जब जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो आपके पास जनाबे अली क्या होगा? अगर ये वाल वीक है तो बैकफ्लो होगा ना। जब बैकफ्लो होगा तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे जब ब्लड का बैकफ्लो, वाल का मतलब क्या है? यूनिट डायरेक्शन फ्लो। मतलब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जाना चाहिए, फिजियोलॉजी तो ये कहती है। लेकिन अगर ब्लड आपके पास बैकफ्लो जा रहा है, तो ये आपके पास क्या कर रहा है? बैकफ्लो मतलब कि रीगर्जिटेट। तो माइट्रल रीगर्जिटेशन, माइट्रल स्टीनोसिस, माइट्रल रीगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टीनोसिस, एओर्टिक रीगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस एंड ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, पल्मोनी स्टीनोसिस, पल्मोनी रीगर्जिटेशन। तो ये इसी की बेस पे 4 से 5 आपके पास डिजीज हैं। देखें आप लोगों को कितना क्लियर होगी। ऐसे ही है ना, इंशाल्लाह ये सारी की सारी हमने टर्मिनोलॉजीज एक एक इसके ऊपर आपका पूरे लेक्चर्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब मैं ये कहता हूँ भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि आपके पास, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, चले मैं आपसे पूछता हूँ एमसीक्यूज है जी। अब एमसी एक साइड पे लिखें जी एमसीक्यूज। देखें, अब जो पल्स प्रेशर है ना, इसी की बेस पे एमसीक्यूज है। लिखें पीपी, पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर, आपने एमसीक्यू लिखे पल्स प्रेशर इंक्रीज इन विच, इंक्रीज इन विच कंडीशन। हाँ जी, पल्स प्रेशर इंक्रीज इन विच कंडीशन। अब आपने मुझे बताना है, मैं आप लोगों से वैसे पूछूंगा टेस्ट करने के लिए। हाँ जी, ऑप्शन ए जनाब लिए आपके पास है एओर्टिक स्टीनोसिस, एओर्टिक स्टीनोसिस। ठीक हो गया जी। और ऑप्शन आपके पास बी है एओर्टिक रीगर्जिटेशन, एओर्टिक रीगर्जिटेशन। हाँ जी, तो क्या होगा आंसर जी? डी, डॉक्टर साहेब, इसमें आंसर हमारे पास क्या होगा? एओर्टिक स्टीनोसिस के एओर्टिक रीगर्जिटेशन। एओर्टिक स्टेनोसिस। ओके, ये तो डॉक्टर अहमद बोल रहे हैं ना। उसके बाद डॉक्टर असामा या डॉक्टर डॉक्टर साहेब क्या होगा इसका? जी, एओर्टिक रीगर्जिटेशन। ओके, अब आप बताएं डॉक्टर साहेब आपका क्या होगा जी? डॉक्टर तहमीना आपका क्या होगा आंसर? बाकी भी बताएं ना प्लीज सारे।
अच्छा चलें, बहरहाल अब ना कॉमन सेंस से थोड़ा सा, अब मैं आप लोगों से ये पूछूंगा, ठीक है? देखें, मैं आपसे ये कहता हूं भाई, अभी देखें टर्मिनोलॉजी इस बेस पे, ठीक है? ओके चलें, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, मैं आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे आप लोगों ने बताना है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, जब फॉर एग्जांपल जी आपके पास पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आया किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से जनाब अली बॉल जो है ना बिल्कुल ठीक है, ठीक है? वॉल आपके पास है बिल्कुल यहाँ पे, मतलब कि ठीक है, ब्लड आ गया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ जी, एक बंदा है, उसको जनाब अली माइट्रल स्टीनोसिस है। मेरा पॉइंट को फोकस करिएगा, उसको क्या है, माइट्रल स्टीनोसिस है। क्या लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा? हाँ जी, क्या उसकी अच्छी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल की फीलिंग होगी? मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, नहीं ना? फीलिंग अच्छी तरीके से नहीं होगी, क्योंकि भाई स्टिनोसिस है, नर्विंग है, वॉल में से ब्लड नहीं गुजरेगा। तो मुझे एक बात बताएं, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में फीलिंग नहीं होगी, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब आपके पास, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आपके पास ब्लड एओर्टा में कम जाएगा कि ज्यादा? ब्लड कम जाएगा। जब ब्लड कम जाएगा तो एर्टा की वॉल पे प्रेशर कम पड़ेगा कि ज्यादा? कम पड़ेगा। इट्स मीन के ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने पे सिस्टोलिक फेज पे जो प्रेशर कम पड़ा है एओर्टा पे, इट्स मीन के सिस्टोलिक बीपी क्या होगा, कम के ज्यादा? कम होगा। जब सिस्टोलिक बीपी आपके पास क्या होगा जी, कम। अब सिस्टोलिक बीपी जब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ जी सिस्टोलिक बीपी आपके पास आ गया 19। अब 19 में से जनाब अली 18 को आपने माइनस करना है, ठीक होगा जी? 19 माइनस 18 जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा बीपी, हाँ जी, पल्स प्रेशर कितना आएगा, 10। अब मुझे ये बताएं कि ये कम है कि ज्यादा? पता ये चला कि सिस्टोलिक बीपी के कम होने से आपके पास जनाब अली जो पल्स प्रेशर वो क्या हो गया, कम हो गया। अब मेरा ये क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, अब वो आप लोग मुझे बताएंगे। मैं कहता हूँ जी लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, फिर वॉल आपके पास जनाबली यहाँ से ब्लड गुजर गया, ठीक है? ब्लड आपके पास बिल्कुल सही आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल की बिल्कुल सही तरह से फीलिंग होगी। लेकिन जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड मैक्सिमम आगे एओर्टा में तो जाएगा ना? हाँ, नो डाउट के ब्लड का बैक फ्लो भी होगा, लेकिन मैक्सिमम आपके पास एओर्टा में भी तो जाएगा ना? जब मैक्सिमम एओर्टा में जाएगा तो आपके पास मैक्सिमम प्रेशर भी तो पड़ेगा ना एओर्टा पे। तो भाई जब मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा तो मैक्सिमम आपके पास सिस्टोलिक बीपी होगा ना? तो जब सिस्टोलिक बीपी आपके पास मैक्सिमम होगा, तो भाई आपके पास पल्स प्रेशर कम होगा कि ज्यादा? मुझे ये तो बताएं। हाँ जी, पल्स प्रेशर कम होगा कि ज्यादा? आपके पास पल्स प्रेशर ज्यादा होगा ना? तो भाई यही बात है कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन में पल्स प्रेशर का लेवल क्या होता है आपके पास है, ज्यादा होता है। बात को अंडरस्टैंड कर लिया? maintain systolic BP increase, systolic BP and backflow decrease, that systolic BP so जी बिल्कुल, aortic regurgitation, ये तो आंसर इसका बिल्कुल। आप लोगों ने वॉइस में लिखने के बजाय आप लोग इस तरह करें, देखें ऑफलाइन क्लास में तो आप आंसर क्वेश्चंस कर लेते हैं, यहाँ पे आप ना टाइपिंग ना करें, वैसे बोल दें, कोई मसला नहीं, आप बोल सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब बहरहाल बात करते हैं जी आगे। तो पता ये चला आंसर आपके पास क्या है जी, एओर्टिक रिगर्जिटेशन। आप इस तरह कर लें, एक नोट लिखें जनाब अली के पल्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी, एक नोट लिखें एक साइड पे ना, नोट लिखें कि पल्स पीपी, हाँ पीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास जनाब अली स्ट्रोक वॉल्यूम, किसके स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड जब स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, हाँ जी, तो अब स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली क्या है, अभी थोड़ी देर तक इसकी बात कर लेते हैं, ठीक होगा जी? तो पर बीट पे जो आपके पास मतलब कि इसका जो है ना आउटपुट है ना, आउटपुट है उसके स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है? अभी थोड़ी देर तक इसकी डिटेल में बात करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी थोड़ी देर तक इसकी आपको सारे पॉइंट क्लियर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जनाबेली आपके पास किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्टीरियल कंप्लायंस, आर्टीरियल आर्टीरियल कंप्लायंस, कंप्लायंस। तो इसकी अभी थोड़ी देर तक बात करते हैं कि ये इसमें आपके पास क्या है, मतलब आर्टीरियल कंप्लायंस अगर आपके पास ज्यादा होगा तो वो आपके पास क्या होगा जी, पीपी कम होगा। अगर आर्टीरियल कंप्लायंस आपके पास कम है तो पीपी आपके पास ज्यादा होगा, मतलब स्पेस अगर आर्टरीज में कम है
तो आपके पास जनाबली पीपी क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर स्पेस ज्यादा है तो फिर आपके पास पीपी मतलब के कम होगी। ठीक, इस तरह आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद लिखें कि जनाब एक साइड पे इस तरह कर लें कि इंक्रीज पीपी विद, और एक साइड पे लिखें डिक्रीज पीपी विद। एक कॉलम बनाएं, लिखें इंक्रीज पीपी विद, फिर एक साइड पे लिखें डिक्रीज पल्स प्रेशर विद। तो ये आप लोगों ने इसके जो है ना पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा, किसके साथ आपके पास होता है जी, मतलब कि पल्स प्रेशर इंक्रीज किसके साथ होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर। किसमें, नंबर वन, अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है ना, हाइपरथायरॉयडिज्म, तो जनाब अली उसमें भी क्या होगा आपके पास, हाँ जी, उसमें भी जो पल्स प्रेशर वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा, डेफिनेटली आपके पास उसका जो सिस्टोलिक जनाब अली बीपी है वो क्या होगा, इंक्रीज आपको मिलेगा। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, जिसमें T3 एंड T4 का लेवल क्या होगा जी, ज्यादा होगा। फिर उसके बाद एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, ठीक हो गया। फिर इसके साथ साथ आप लोग लिखें एओर्टिक स्टिफनिंग, एओर्टिक एओर्टिक जनाबेली स्टिफनिंग, एओर्टिक स्टिफनिंग, इसका आपको पॉइंट है पता होना। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इन एल्डरली, ठीक है, मतलब क्या कि आपके पास अगर आइसो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इन एल्डरली, ठीक है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इन एल्डरली, इनमें आपके पास मतलब आपको क्या मिलेगा जी, ज्यादा आइसोलेटेड, ठीक होगा जी। फिर आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप स्लीप एपनिया, तो ये भी इसमें तो आपके एक पूरा टॉपिक टॉपिक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब अली आपके पास है, हाँ जी, अच्छा इसमें क्या होता है, इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन, ठीक है ना, इसमें आपके पास क्या होता है जी, सिंपैथेटिक इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास इंक्रीज सिंपैथेटिक और बीटा वन आपके पास जनाबली एक्टिवेट होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके पास हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास ब्लड प्रेशर होगी, ठीक है। फिर अनीमिया, एक्सरसाइज, अनीमिया अनीमिया, फिर जनाबली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, तो इन सब में ठीक होगा। जब भी आपको पल्स प्रेशर इंक्रीज मिलेगा तो आपने ये है उसके डिफरेंशियल डायग्नोज है, लिखें डिफरेंशियल डायग्नोज फॉर इंक्रीज पीपी। भाई डिफरेंशियल डायग्नोज फॉर इंक्रीज पीपी, पल्स प्रेशर जब भी इंक्रीज होगा तो आपने किस किस के बारे में सोच सकते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, एओर्टिक रिगर्जिटेशन के बारे में, एओर्टिक स्टिफनिंग के बारे में, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में, अनीमिया के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को पता। अब लिखें डिफरेंशियल डायग्नोस फॉर डिक्रीज, हाँ जी, फॉर डिक्रीज जनाबे क्या पीपी। अब इसके जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं इसमें देख लेते हैं। आपके पास नंबर वन जनाबे इसमें लिखे हैं एओर्टिक स्टीनोसिस। अभी मैंने आपको ये बात बता भी दी है, एओर्टिक स्टीनोसिस, क्योंकि इसमें आपके पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या था, कम था। फिर उसके बाद इसमें आप लोग लिखे हैं जनाबे कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक, भाई जब ब्लड ही कम होगा तो आपके पास मतलब कि बीपी कम होगा कि ज्यादा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपके पास कम होगा तो फिर भी पल्स प्रेशर कम होगा। फिर आपके पास कार्डियक टेम्पोनेट, ये भी आपके पास एक प्रॉपर टॉपिक है, कार्डियक टेम्पोनेट, कार्डियक जनाबेली टेम, जी, तो कार्डियक टेम्पोनेट की बात कर रहे थे जी, इसको आप लोग लिखें कार्डियक टेम्पोनेट का एक अपना, इसमें पानी आपके पास सराउंडिंग द हार्ट आ जाता, इसकी बात करेंगे। और साइड बाय साइड लिखें आपके पास अगर किसी का पल्स प्रेशर जनाबे कंटिन्यूसली कम आ रहा है ना, तो एडवांस हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो आप हार्ट फेलियर के बारे में भी जनाबेली सोच सकते हैं, ठीक हो गया, तो जिसमें आपके पास हार्ट अपना नॉर्मली जो ब्लड को इजेक्ट जिसको करना होता है वो आपके पास इजेक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट इसका भी याद रखना है। बहरहाल ये तो थे पॉइंट पल्स प्रेशर के बारे में, आपने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ना, आपके पास फर्स्ट एड में जो टॉपिक है वो है जी आपके पास कार्डियक आउटपुट वेरिएबल्स, पेज नंबर 293 है, फर्स्ट एड 2021 एडिशन का, और हार्ट वॉल्यूम
नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ ही इसकी टर्मिनोलॉजी, ये कौन से नंबर पे है? नंबर आपने लिखी थी 5, ऐसे ही है ना? तो नंबर 6 पे है। अब टॉपिक का नाम आपके पास क्या है? यहाँ पे टॉपिक का नाम थोड़ा सा चेंज हो जाना है, ठीक है? हेडिंग दे दें आप लोग वॉल्यूम हॉट वॉल्यूम के साथ, या फिर आप लोग इसको जो फर्स्ट ने हेडिंग दी है वो आपके पास क्या है? कार्डियक कार्डियक आउटपुट वेरिएबल्स। कार्डियक आउटपुट वेरिएबल्स, ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों के पास इसकी नेक्स्ट हेडिंग आ गई। अब यहाँ पे सबसे पहले अभी ऊपर हमने कहा ना कि हम स्ट्रोक वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे, तो हेडिंग दें नंबर 1। यहाँ पे हमने डिस्कस करना है किसको? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली क्या चीज है जी? अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपके पास क्या है? लिखें अमाउंट ऑफ ब्लड। नंबर 1 पॉइंट इसका लिखें आपके पास जी, इसका नंबर 1 पॉइंट है अमाउंट ऑफ ब्लड। अमाउंट ऑफ ब्लड अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बो इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल्स, ठीक हो गया जी। पर ये भी लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर बीट। हाँ जी, पर बीट, पर मिनट नहीं कहना, पर बीट ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्टिलिटी। ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्टिलिटी, अभी कॉन्ट्रेक्टिलिटी की भी बात करेंगे कि इसका क्या मतलब है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्टिलिटी, ठीक होगा जी। तो इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर आपसे कोई स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन पूछे, ये बताना है कि भाई हार्ट आपके पास क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ब्लड को इजेक्ट करते हैं। बोथ वेंट्रिकल्स आपके पास ब्लड को क्या करते हैं? इजेक्ट करते हैं पर बीट ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्टिलिटी, ठीक होगा जी, एक बीट। अच्छा, फिर इसका लिखें नंबर 2 पॉइंट जो आप लोगों ने यहाँ पे इसको डिस्कस करना है। नंबर 2 पॉइंट इसका ये है कि भाई आपके पास इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, एसवी का मतलब है स्ट्रोक वॉल्यूम विद। हाँ जी, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम विद। अब ये पॉइंट आपने याद रखना है कि भाई स्ट्रोक वॉल्यूम किस किस के साथ इंक्रीज हो सकता है फिजियोलॉजिकली, ठीक है जी। तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज हो सकता है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम आपके पास जनाबली इंक्रीज हो सकता है। नंबर 1, इंक्रीज कॉन्ट्रेक्टिलिटी। अभी कॉन्ट्रेक्टिलिटी की बात करेंगे कि भाई कॉन्ट्रेक्टिलिटी कैसे इंक्रीज होगी? इंक्रीज कॉन्ट्रेक्टिलिटी, जब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज्यादा होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा बाहर ज्यादा होगा ना। फिर तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, कॉन्ट्रेक्टिलिटी कब इंक्रीज हो सकती है? एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई सिंपैथेटिक मतलब की सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी है। एंजाइटी है भाई, मुझे एक बात बताएं, एंजाइटी में हार्ट की कंट्रेक्टिलिटी ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा होगी ना। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फिर आपके पास जनाब एक्सरसाइज, मुझे ये बताएं एक्सरसाइज के दौरान कंट्रेक्टिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी ना। तो ये भी पॉइंट आपने यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि कंट्रेक्टिलिटी की वजह से कार्ड ब्लड की जो कार्डिक आउटपुट है ना, जो हार्ट में से ब्लड निकल, वो आपके पास क्या होगी? ज्यादा होगी। फिर नंबर लिखें जी 2 पे, इंक्रीज प्रीलोड। बेसिकली प्रीलोड क्या चीज है, अभी इसकी बात कर लेते हैं। जब भी प्रीलोड मतलब क्या, कि जब हार्ट आपके पास रिलैक्सेशन स्टेट में होगा ना, डायसिस्टोलिक फेज में होगा ना, उसकी फीलिंग क्या होगी? जब फीलिंग ज्यादा होगी वेंट्रिकल्स की, तो मुझे ये बताएं, हार्ट वेंट्रिकल्स बाहर कम निकालेंगे कि ज्यादा? मुझे जल्दी से ये बता दें। हार्ट जो वेंट्रिकल्स हैं ब्लड को ज्यादा बाहर निकालेंगे ना जब डायसिस्टोलिक फेज होगा, रिलैक्सेशन स्टेट होगी, तो उस टाइम आपके पास ज्यादा। तो फिर मुझे ये बताएं, जब ज्यादा वो बाहर निकालेंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा कि ज्यादा? स्ट्रोक वॉल्यूम भी फिर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो भाई प्री लोड आपके पास कब ज्यादा होता है? एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, अर्ली इन प्रेगनेंसी, मतलब पहले प्रेगनेंसी के अंदर आपके पास अर्ली प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकली बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना। फिर उसके बाद प्री लोड की अगर बात करें, डिक्रीज आफ्टर लोड। भाई अब डिक्रीज आफ्टर लोड का क्या मतलब है? इसकी अभी थोड़ी देर तक आप लोगों को सारी की सारी सिचुएशंस पता चल जाएंगी। आफ्टर लोड प्री लोड क्या है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, आफ्टर लोड जब कम होगा तो आपके पास जनाब अली इसमें क्या होगा? आफ्टर लोड का मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंट जो वेसल्स के अंदर है, ठीक है, वेसल्स का जो ब्लड है ना, ब्लड की वजह से जो रेजिस्टेंट, उसको आफ्टर लोड कहते हैं।
ठीक होगा, मतलब कि वो प्रेशर जिसके अगेंस्ट आपके पास प्री लोड मतलब कि एक तरह से फोर्स लगाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, आफ्टर लोड। और जब आफ्टर लोड कम होगा ना, फिर उसमें भी आपके पास जो है ना स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा जनाबली, ज्यादा होगा। क्योंकि जब आगे ब्लड कम होगा, पीछे से ब्लड को लाना ज्यादा आसान होगा ना। जब वेसल एओर्टा में जो प्रेशर है वो कम होगा, ब्लड कम होगा, तो पीछे से लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा मतलब कि करेगा ना। तो इसलिए प्री लोड ज्यादा से ज्यादा आपके पास फिर होगा, ठीक। स्ट्रोक वॉल्यूम फिर ज्यादा होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखा। नेक्स्ट, उसके बाद इसका लिखें जी नंबर 2 पे ये बात होगी कि भाई स्ट्रोक वॉल्यूम किसके साथ इंक्रीज होता है। नंबर थर्ड पे लिखें, नंबर थर्ड पे लिखें इसका फार्मूला, तो भाई आपके पास इसका जो फार्मूला वो क्या है। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो वो आपके पास क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू, हाँ जी, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायासिस्टोलिक वॉल्यूम। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड डायासिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस जनाबेली एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। हाँ जी, एंड डायासिस्टोलिक वॉल्यूम। अब एंड डायासिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, अभी इंशाल्लाह इनकी बात करेंगे, ये भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। अब याद रखिएगा, कार्डिक एक साइड पे आप इस तरह करें, एक साइड पे लिखें नोट, ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए अभी से। लिखें जी नोट, नोट में क्या लिखना है, हेडिंग दें कार्डियक आउटपुट की, हेडिंग दें नोट में लिखें जी आप लोग कार्डियक, कार्डियक आउटपुट। अगर हम कार्डियक आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, नंबर 1 पॉइंट जनाबेली, अमाउंट ऑफ ब्लड, हाँ जी, अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड, इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल्स, इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल इन, हाँ जी, इन 1 मिनट। देखें स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट में यही तो फर्क है, वहां पे 1 मिनट नहीं है, वहां पे 1 बीट है, वहां पे 1 बीट है, यहाँ पे आपके पास क्या है जी, 1 मिनट। ठीक होगा जी, इन 1 मिनट, या फिर 1 मिनट आप कह सकते हैं, या फिर इसको 60 सेकेंड भी कह सकते हैं ना, 60 सेकेंड। ठीक होगा जी, तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अब यहाँ पे लिखें जी इसका नंबर 2 पॉइंट, कार्डियक आउटपुट का, कार्डियक आउटपुट का जो नंबर 2 पॉइंट है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास लिखें फार्मूला इसका, कि आपके पास जी फार्मूला क्या है। फार्मूले की अगर बात करें, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, और स्ट्रोक वॉल्यूम आपके पास क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम अमाउंट ऑफ ब्लड है जो इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल इन पर बीट, पर बीट, पर बीट, वो याद रखना, ठीक है। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई जनाबेली हार्ट रेट, मल्टीप्लाई हार्ट रेट। देखें अब ये तो इसका हो गया जी फार्मूला, ठीक है। फिर लिखें इसका जो थर्ड पॉइंट आपने लिखना है ना, थर्ड पॉइंट इसकी अभी बात कर लेते हैं जी। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या है, कार्डियक आउटपुट यूजुअली, लिखें कार्डियक, कार्डियक आउटपुट, आउटपुट यूजुअली, यूजुअली 5 लीटर। ये आपके पास कितना होता है जी, 5 लीटर। देखें 5 लीटर कार्डियक आउटपुट, जो हार्ट आपके पास ब्लड को इंजेक्ट करता है ना, वो यूजुअली आपके पास कितने, 5 लीटर। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना। अब लिखें जनाब अली उसके बाद, अच्छा यहाँ पे ना हेडिंग दे दें इसी के साथ ही, हमने कार्डियक आउटपुट की बात कर ली, नंबर 1 पॉइंट जो नोट में आप लिख रहे हैं, और नंबर 2 पे आप लिखेंगे, आप लोग जनाब अली इसमें लिखें एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम को समझने के लिए आपको कार्डियक आउटपुट का पता होना चाहिए, आपको एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम का पता होना चाहिए, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का पता होना चाहिए। तो लिखते हैं एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम। अब जो एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम है ये क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन पहले बात करें। ठीक है, डाया का मतलब क्या होता है, डायसिस्टोल क्या था, डायसिस्टोल इज अ रिलैक्सेशन स्टेट ऑफ द हार्ट, ऐसी है भाई, क्या कौन सी स्टेट है, रिलैक्सेशन स्टेट है। तो अब यहाँ पे इसका जो नंबर 1 पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। लिखें जी वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड एट विच, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ ब्लड एट विच द वेंट्रिकल, एट विच द वेंट्रिकल एंड, हाँ जी, वेंट्रिकल एंड देयर, एंड देयर जनाबेली डायसिस्टोल, एंड देयर डायसिस्टोल। अब ये बात बड़ी समझने वाली है, हर बंदे को ये पॉइंट क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो इसको आपने जरा समझ लेना है। इट इज आल्सो नोन एज, याद रखिएगा, इट इज आल्सो known as
इसी को कहा जाता है जनाबेली प्री लोड। इसको हम क्या कहते हैं? प्री लोड। इट इज आल्सो नोन एज प्री लोड। भाई मैं ये कहता हूँ, इस चीज को आप यहाँ पे समझ लीजिए। दिस इज अ सिंपल 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे जनाबेली आपके पास क्या है जी? ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है। ये आपके पास क्या है जी? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैं ये कहता हूँ कि जनाबेली आपके पास जो है ना, याद रखिएगा यार, देखें पहले इसकी एग्जांपल ले लें। बाल्टी है ना, बाल्टी। अब अगर बाल्टी में जनाबेली आपके पास एक मखसूस एक स्पेसिफिक स्पेस होगी ना पानी के लिए, जब आप बाल्टी में पानी फुल कर देंगे, जब उस जो उसकी मैक्सिमम उसकी मतलब कि जनाबेली आपके पास क्या है, मैक्सिमम जो उसकी स्पेस है, जब वो फिल हो जाएगी, क्या उसके बाद आप उसमें पानी फिल कर सकते हैं बाल्टी में? नो। तो वो उसका क्या होगा? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब बाल्टी की एक स्पेसिफिक रिलैक्सेशन स्टेट है, ठीक है। अब हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं, इनकी भी एक मैक्सिमम, इसके जो मसल्स हैं ना, वो एक मैक्सिमम हद तक आपके पास क्या कर सकते हैं? हाँ जी, रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक हो गया। जो इसके मतलब के मसल्स हैं। अब मैं ये कहता हूँ तो भाई जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं, जो हार्ट के वेंट्रिकल्स हैं, इनकी जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है डायलेट करने की, वो आपके पास है जी 140 ml ब्लड के लिए। कितने? 140 ml ब्लड के लिए। मेरी मेरी बात आप लोग समझे ना? मैक्सिमम जो आपके पास ये मैक्सिमम, अच्छा वेंट्रिकल लिखे, वेंट्रिकल कैन डायलेट कैन डायलेट फॉर मैक्सिमम ब्लड आपके पास वो है जी 140 ml अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कि अब मुझे ये बताएं, जब 140 ml ब्लड आ जाएगा एट्रिया से, तो मुझे एक बात बताएं, क्या इसके बाद हार्ट मजीद इसके जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स कर पाएंगे? अनटिल अनलेस कोई आपके पास पैथोलॉजी ना हो। ऐसे ही है ना? जो कार्डियोमायोपैथी से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, तो मुझे ये बताएं, इसी की बेस पे हम तब भी उधर बात करेंगे। तो इनकी मैक्सिमम ये एक डायलेशन है ना। अब बात कर लेते हैं, देखें इसमें। सो अब यही बात देखें, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड एट विच द वेंट्रिकल एंड देयर सिस्टोल। भाई वो वॉल्यूम जिस पे जाके हार्ट अपनी एंड कर देते हैं, किसको? रिलैक्सेशन को, उसको आप लोग क्या कहते हैं? एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम। अब मेरी बात आप लोग समझ गए? उसको क्या कहते हैं? एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम। वेरी सिंपल, ऐसे ही है ना। अब आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। तो इसी को आप लोग क्या कहते हैं? प्री लोड। प्री लोड, ओके हो गया। अब लिखिए जी नंबर 2 पे, प्री लोड क्या है? प्री लोड डिपेंड ऑन वीनस टोन। याद रखिएगा, ये बात भी आप लोगों ने एक साइड पे इसी के साथ ही लिख दें कि ये जो प्री लोड है ना, प्री लोड के बारे में ये है कि ये आपके पास डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन वीनस। हाँ जी, डिपेंड ऑन वीनस जिनाबिली टोन। टोन का मतलब क्या होता है जी? कंट्रैक्शन। और वीनस जो आपके पास ब्लड सप्लाई है, मतलब यहाँ से जिनाबिली आपके पास जो है ना, इंफीरियर वेना केवा। भाई इंफीरियर वेना केवा की कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फिर ही ब्लड आगे आएगा ना, किसकी तरफ? टूवर्ड, हाँ जी, टूवर्ड राइट एट्रियम। और जब राइट एट्रियम आएगा, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इधर से जनाब पल्मोनी जो वेन है, पल्मोनी वेन आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो फिर ही आपके पास ब्लड आएगा ना, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, तो फिर ही इनकी फीलिंग होगी, मैक्सिमम फीलिंग। तो वो ये कहता है कि डिपेंड ऑन वीनस टोन, ठीक होगा जी। एंड सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, एंड सर्कुलेटिंग सर्कुलेटिंग ब्लड ब्लड वॉल्यूम। तो ये तो आपको यहाँ से पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद लिखे नंबर 2 पॉइंट, बड़ा इजी वे में मैंने आपको ये बात बता दी है। नंबर 2 पॉइंट लिखे, इन हेल्दी पर्सन, इन हेल्दी पर्सन, जो एक हेल्दी पर्सन है ना जनाबेली, उसमें जो एंड डायासिस्टोलिक वॉल्यूम है ना, वो आपके पास क्या होगा जी? मैक्स 140 ml। कितना? 140 ml। मतलब क्या कि भाई एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके पास मैंने एवरेज की बात किया, लेकिन ये बुक टू बुक, आथर से आथर आपके पास जनाबिल कैन बी वेरिएबल। ये वेरिएबल हो सकती है, ये ना कहिएगा कि यार सर ने एक स्पेसिफिक बात बता दी, लेकिन मैंने एक एवरेज की बात की है, ठीक होगा जी। ये मतलब 135 भी हो सकता है, ये 130 भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए। आप लिखें, एक एमसीक्यू लिख लें इसी के एंड डायस्टोलिक में ना, एक एमसीक्यू लिखें। देखें, मैं आप लोगों से ये बात बताता हूँ, ये बात क्लिनिकली है, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बात है कि वेजो डायलेटर्स, लिखें जी, वेजो डायलेटर, वेजो डायलेटर्स डिक्रीज प्रीलोड। क्या ये बात आप लोगों की समझ में आई है? हाँ जी, मुझे ये बताएं ना, क्या ये आप लोगों को बात समझ में आई है कि नहीं आई?
वेजोडाइलेटर से डिक्रीज प्रीलोड। मतलब क्या, वेजोडाइलेटर की अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, इसकी जो एग्जांपल है ना, आपके पास है जी नाइट्रोग्लिसरीन। हाँ जी, क्या? नाइट्रो नाइट्रोग्लिसरीन। और नाइट्रोग्लिसरीन आपको पता ना एंजाइना में भी मतलब कि देते हैं, ठीक है। तो देखें, अब क्या होता है, इसकी ना स्टोरी कुछ यूं है ना, बाद में मैं लिखवा भी देता हूँ। यार जब आपके पास ये जो फॉर एग्जांपल इन्फीरियर वेना केवा, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, इन्फीरियर वेना केवा। जब इन्फीरियर वेना केवा आप नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, ये वेसल को क्या करेगा, डायलेट। जब वेसल को डायलेट करेगा तो यहाँ पे पुलिंग कहाँ पे होगी आपके पास? हाँ जी, मुझे ये बताया ना, ब्लड की पुलिंग होगी किसमें, वेसल्स के अंदर ही। और ब्लड टूवर्ड द हार्ट फ्लो, ब्लड फ्लो टूवर्ड द हार्ट क्या होगा, कम होगा। जब ब्लड फ्लो टूवर्ड द हार्ट कम होगा तो भाई वेंट्रिकल्स की फिलिंग क्या होगी, कम होगी, तो प्री लोड क्या होगा, कम होगा ना। तो ये इसका सिनेरियो है, ठीक होगा। तो नाइट्रोग्लिसरीन आपके पास क्या करती है, वेजोडाइलेटर है। और बिकॉज, अब लिखें बिकॉज, इसके लिखें रीजन। भाई रीजन के साथ इसकी मतलब क्या हम लिख लेते हैं, बिकॉज, बिकॉज डिक्रीज वेजो कंस्ट्रिक्शन। भाई वेजो कंस्ट्रिक्शन आपके पास जो है ना, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन कम होगी, डिक्रीज वीनस रिटर्न। जब वीनस रिटर्न कम होगा तो डिक्रीज आपके पास फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल, डिक्रीज फिलिंग, फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। जब डिक्रीज फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल होगी तो जनाब अली आपके पास क्या होगा, डिक्रीज प्रीलोड। तो ये भाई आपकी सारी यहाँ पे स्टोरी है अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी। ये आप लोगों को पॉइंट क्लियर होना चाहिए। एनी क्वेश्चन प्लीज? हाँ जी, ये था एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम। अब हमारे पास एक थर्ड जो पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। नोट के अंदर ये साइड बाय साइड आपने ये लिखना है, नंबर थर्ड पे। नंबर थर्ड आप लोग लिखें जी, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, हाँ जी, बात हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, बात हमने स्टार्ट की हुई है स्ट्रोक वॉल्यूम की। स्ट्रोक वॉल्यूम में हमने बेसिकली क्या किया है, देखें स्ट्रोक वॉल्यूम में हमने कहा कि भाई स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब हमने उसको इसको करने से पहले, इसको हमने करने से पहले, कैलकुलेशन करने से पहले हमने कार्डियक आउटपुट एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिखें, अच्छा इसमें आप लोग डेफिनेशन लिख लें। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है, नंबर वन, नंबर वन पॉइंट। अच्छा नंबर वन पॉइंट इसमें क्या जी, हमारे पास अमाउंट ऑफ ब्लड। हाँ जी, अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड जनाबली विच, हाँ जी, विच इज अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज still remain still remain in ventricle, still remain in ventricle after completing, after generally completing, आफ्टर कंप्लीटिंग सिस्टोल। तो ये तो पॉइंट यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज स्टिल रिमेन इन वेंट्रिकल, वो ब्लड जो रिमेन आपके पास वेंट्रिकल में आफ्टर कंप्लीटिंग, अपनी कंट्रैक्शन पूरी होने के बाद भी, वो ब्लड वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन पूरी होने के बाद भी वो ब्लड जो उसके अंदर है जनाब अली, उसको आप लोग वो आपके पास क्या है जी, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्योंकि सिस्टोल कंट्रैक्शन के एंड होने तक भी जो वॉल्यूम है ना उसके अंदर, वो एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है। और पता है, ये बात याद रखिएगा कि ये जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है ना, इसके बारे में याद रखें कि ये आपके पास होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 17 ml। ऑलमोस्ट हाफ जो है ना, हाफ ब्लड वेंट्रिकल्स बाय इजेक्ट कर देते हैं और हाफ आपके पास वहां पे रहता है, जो कि नेक्स्ट आपके पास जो बीट है, कंट्रेक्टिलिटी है, उसके साथ इजेक्ट। अब देखें, अगर मैं बात करूं, भाई देख लीजिएगा फिजियोलॉजी में, याद रखिएगा, नोट कार्डिक आउटपुट। हाँ जी, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू, अब फार्मूला लिखें इसका। देखें इस फार्मूले को अगर हम कंप्लीट करें, अगर हम इस फार्मूले को कंप्लीट करें तो हम कर सकते हैं ना, देखिएगा, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू आपके पास जनाबली स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम फिर आपके पास वो वॉल्यूम है जो कि हार्ट ने क्या किया, इजेक्ट किया, तो वो आपके पास कितना होगा, 17 ml। ठीक हो गया जी। और फिर मल्टीप्लाई आपने क्या करना है हार्ट रेट से, और हार्ट रेट आपके पास क्या है जी, कैन वेरी, हार्ट रेट, हार्ट रेट कैन वेरी, लेकिन मैं फिजियोलॉजी की बात करने लगा। फिजियोलॉजी के हिसाब से आपके पास ये 72 बीट्स पर मिनट है, बीट्स पर मिनट।
अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी 72 बीट्स पर मिनट है, ठीक है, एवरेज। लेकिन वैसे तो मतलब हार्ट रेट आपके पास 60 टू 100 है ना, तो एवरेज आपके पास क्या है, 72 बीट्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर। अच्छा, या फिर आपके पास 60 सेकेंड। अब कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू जनाबे अली 70 ml मल्टीप्लाई, हाँ जी, अगर हम बात करें 72 जनाबे अली बीट्स पर मिनट, तो मुझे एक बात आप लोग बताएंगे ये कितने के इक्वल आ जाता है? तकरीबन 5040 ml पर मिनट। कितने पर मिनट? 1 मिनट के अंदर जो कार्डियक आउटपुट है, अब ये 5000 आपके पास 40, 5040 ml, 1000 इज इक्वल टू 1 लीटर। अब ये 5000 है, तो 5000 इज इक्वल टू 5 लीटर। 5 लीटर कुछ मतलब आपके पास ml जो ब्लड है, ऑलमोस्ट ये आ रहा है। तो मुझे एक बात बताएं, हमने ये बात की है ना कि भाई 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय बोथ वेंट्रिकल इन 1 मिनट, वो आपके पास क्या है जी, कार्डियक आउटपुट है। तो 1 मिनट के अंदर जो एक नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है, उसके जो हार्ट है, वो 1 मिनट के अंदर कितने ब्लड को इंजेक्ट करते हैं? अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड को। ये पॉइंट क्लियर होगा? ये पॉइंट क्लियर है? एनी क्वेश्चन प्लीज? तो देख लें, कैलकुलेशन बेस पे यार, कोई इसमें रटा नहीं है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जस्ट ऑर्गेनाइज करके चीजों को वेल मैनेज करके हमने यहाँ पे राइट किया है। बस यही आप लोगों की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक होगा जी। बहरहाल आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हाँ, अब बात आ जाती है जी, हमने ये तो हो गया कार्डियक आउटपुट के बारे में, ठीक है। आगे फिर बात करते हैं, थोड़ी सी और भी मजीद चलते हैं, लेकिन आफ्टर लोड। अच्छा, एक मैंने बात यहाँ पे ना, एक और नोट में ये भी बात कर लें कि भाई आफ्टर लोड इंक्रीज, एक नोट में ना ये भी जरा थोड़ा सा इसको भी टच कर ही लेते हैं, फर्स्ट एड से है कि आफ्टर लोड, आफ्टर लोड। अच्छा, अब ये जो आफ्टर लोड है ना जनाब अली, अगर मैं इसकी बात करूँ ना थोड़ी सी, तो आफ्टर लोड आपके पास होता है जी इंक्रीज प्रेशर से, इंक्रीज प्रेशर। अगर इंक्रीज जनाब अली आफ्टर लोड, अगर प्रेशर इंक्रीज है, तो आपके पास आफ्टर लोड भी क्या होगा जी, इंक्रीज होगा। ये एक आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। मतलब कैसे देखें ना, आफ्टर लोड बेसिकली है ये है ना, आफ्टर लोड क्या चीज़ है पहले ये समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि आपके पास जो है ना, प्री लोड तो वो चीज़ है ना जो आपके पाब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब जनाब मैक्सिमम डायलेशन पे जाके आपके इसकी फीलिंग हो जाए। अब आफ्टर लोड, अब इस एयोटा के अंदर जो है ना, पहले से क्या है, मतलब कि ब्लड है, ठीक है। अब पहले से जो ब्लड है ना, इसका अपना एक प्रेशर होगा ना, इसका एक प्रेशर होगा। अब इस प्रेशर के अगेंस्ट वो ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल ने इजेक्ट करना है ना, उसको आप लोग क्या कहते हैं जनाब अली, आफ्टर लोड, ठीक होगा जी। मतलब क्या कि इसकी जो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट ब्लड है, इसकी जो रेजिस्टेंट है, उस रेजिस्टेंट के अगेंस्ट आपने जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स ने जो इजेक्ट करना है, वो आपके पास क्या जी, आफ्टर लोड, कि भाई लोड के बाद भी इतना ब्लड आ गया, ठीक होगा जी। मतलब एक चीज है ना, उसको आपने फुल कर दिया, फुल करने के बाद भी अगर आप और मतलब के ऊपर करते जा रहे हैं मजीद, तो वो एक आफ्टर लोड है ना, एक मतलब ओवरलोड कर दिया है आपने चीज। तो इंक्रीज प्रेशर, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा ब्लड का, तो आफ्टर लोड भी क्या होगा भाई, मुझे ये बताए ना। अगर बंदे का जोर ज्यादा है, जोर ज्यादा होने के बाद अगर वो जोर चाहिए बंदे को थोड़ा सा जोर, ठीक है, लेकिन अगर उसका जोर ज्यादा है और जोर लगाएगा, तो फिर भाई जो चीज जिसको जोर लगा रहा है वो ज्यादा ही होगी ना। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना। नेक्स्ट, आफ्टर लोड अप्रोक्सीमेटली बाय, ये ना मीन आर्टीरियल प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल कंपनसेट करता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल कंपनसेट, कंपनसेट फॉर इंक्रीज आफ्टर लोड। आपको पता है मोस्ट थिकेस्ट मोस्ट पावरफुल जो चैम्बर ऑफ द हार्ट है, वो आपके पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल कंपनसेट फॉर इंक्रीज आफ्टर, हाँ जी, लोड, आफ्टर लोड को ये इंक्रीज करने के लिए। तो बाय, हाँ जी, बाय थिकनिंग, बाय बाय हाइपरट्रोफी, भाई एक तरह से इसकी हाइपरट्रोफी, अपने अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करके एक फोर्स लगाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिक्रीज वॉल स्ट्रेस, मतलब कि वॉल के स्ट्रेस को कम करने के लिए आप लोग, मतलब कि इन ऑर्डर टू डिक्रीज वॉल जनाबेली स्ट्रेस, तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अब एक साइड पे इस तरह कर लें
कि इसी आफ्टर लोड के लिए नोट लिखें एक छोटा सा, आप लोगों को ये एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए। लिखें जी, आर्टीरियल वेजोडाइलेटर, आर्टीरियल आर्टीरियल वेजोडाइलेटर, आर्टीरियल वेजोडाइलेटर अब डिक्रीज, लीड टू लीड टू डिक्रीज आफ्टर लोड, आफ्टर लोड को जनाब अली ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। हाँ जारी सी बात है यार, अगर आर्टरीज को आप एयोटा को जनाब अली क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। मैं कहता हूँ जी, अब ये पहले एयोटा थी इतने, ठीक है, लेकिन अब एयोटा आपने क्या किया है, अब एयोटा आपने थोड़ी सी डायलेट कर दी। मैं कहता हूँ ये डायलेट डायलेट अब मुझे ये बताएं, एयोटा के अंदर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा? कम होगा ना। हाँ जी, प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो पीछे से भाई आसानी आसानी से ब्लड आ सकेगा, ठीक है। इसको फोर्स कम लगानी पड़ेगी, तो जब वो ये फोर्स कम लगा अपना ब्लड मतलब दे, तो पता ये चला कि भाई जब वेसल्स की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो आपके पास आफ्टर लोड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक होगा। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट, उसके बाद अच्छा ये जो है ना आर्टीरियल वेजोडाइलेटर, भाई इसकी इसका एक एमसीक्यूज है वो याद रख लें। एमसीक्यू ये है ना कि आपके पास हाइड्रालाजीन, तो लिख लें हाइड्रा हाइड्रा हाइड्रालाजीन, तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना, हाइड्रालाजीन। अच्छा फिर उसके बाद लिखें क्रोनिक हाइपरटेंशन एंड, आगे ये पॉइंट याद रखिए, एंड क्रोनिक क्रोनिक हाइपरटेंशन, जिस बंदे को क्रोनिकली हाइपरटेंशन है ये इंक्रीज करती है, इंक्रीज मीन आर्टीरियल प्रेशर। भाई मीन आर्टीरियल प्रेशर बेसिकली क्या है, इसकी अगर हम बात करें, जी जी ओके, मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर बेसिकली क्या है कि एम ए पी इज इक्वल टू आपके पास जनाब अली कार्डियक आउटपुट, आपके पास कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई टोटल टीपीआर, टीपीआर का मतलब क्या है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक होगा जी। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर एट रेस्टिंग हार्ट रेट, ठीक होगा जी। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका एक तरह से इसका फार्मूला है। अच्छा क्रोनिक हाइपरटेंशन की वजह से इंक्रीज मीन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक हो गया जी। और जब मीन आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होगा ना, मतलब कि एओर्टा में अगर प्रेशर पहले ही बहुत ज्यादा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल को जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। हाँ जी, लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा जोर लगाएगा तो हाइपरट्रोफी होगी ना, तो लीड टू लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। तो ये तो बड़ा कॉमन सेंस की बात है। भाई देखे ना, अगर किसी बंदे को हाइपरटेंशन है, भाई हाइपरटेंशन है तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर क्या होगा, आरएडी ज्यादा है। और जब आरएडी प्रेशर यहाँ एओर्टा में ज्यादा होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल को जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा का काम ज्यादा, तो हाइपरट्रोफी होगी ना। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट है यहाँ पे पता होना चाहिए। अब एक नीचे लाइन लिखें, और ये भी इंपॉर्टेंट एक नोट है जो कि आप लोगों को मैं लिखवा रहा हूँ, इसका आपको पता होना चाहिए। लिखें एसी इनहिबिटर, एसी एसी इनहिबिटर मतलब क्या, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, ठीक है। एंड ए एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ए आर बी, ठीक होगा जी। अच्छा इसमें क्या है हमारे पास, एसी इनहिबिटर एंड ARBS मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स डिक्रीज बोथ डिक्रीज बोथ प्रीलोड, एसी इनहिबिटर एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर डिक्रीज बोथ प्रीलोड, भाई ये प्रीलोड को भी कम एंड आफ्टर लोड, प्री लोड को भी कम करते हैं एंड आफ्टर लोड को भी आपके साथ क्या करते हैं जी, ये काम करते हैं। तो ये तो आप प्री लोड आफ्टर लोड क्या चीजें हैं ये आप लोगों को मैं बता दिया। अच्छा ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जिस तरह के आप लोगों के पास जनाबली, ठीक है ना, एंजियोटेंसिन का मतलब क्या है, एंजियोटेंसिन का काम ये है ना, सुन लें, एंजियोटेंसिन का काम ये है ना, ये जो ड्रग्स हैं ये आपके पास वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी तो आपके पास वीनस रिटर्न क्या होगा, ज्यादा होगा, जब वीनस रिटर्न ज्यादा होगा तो कार्डियो आउटपुट क्या होगा, ज्यादा होगा, जब कार्डियो आउटपुट ज्यादा होगा तो आपके पास जनाबे अली प्री लोड क्या देखें, जब वीनस रिटर्न ज्यादा होगा तो हार्ट की जो वेंट्रिकल्स की फिलिंग वो क्या होगी, ज्यादा होगी, तो प्री लोड क्या होगा, ज्यादा होगा डेफिनेट। जब प्री लोड ज्यादा होगा तो आफ्टर लोड भी ज्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर है तो वो जो आपके पास आर्टरीज में रेजिस्टेंट है उसके अगेंस्ट भी ज्यादा मतलब कि फोर्स से प्रेशर को फेंकेगा, आफ्टर लोड भी ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एसी इनहिबिटर्स एंड ARBs आपके पास जनाबली क्या करते हैं,
डिक्रीज बोथ प्री लोड एंड आफ्टर लोड। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये पॉइंट को जरा देख लीजिएगा। एसी इनहिबिटर्स एंड एआर एंजियोटेंसिटी रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये आपके पास जो है ना, मतलब क्या करते हैं, जब मतलब कि वेसल्स की जो कंस्ट्रक्शन कम होगी तो वीनस रिटर्न कम होगा। सॉरी, वेसल्स की जो रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन है इससे क्या होगी, कम होगी। जब कंस्ट्रक्शन कम होगी, वीनस रिटर्न कम होगा, वीनस रिटर्न कम होगा तो आपके पास वेंट्रिकल्स की फिलिंग कम होगी तो प्री लोड कम होगा। जब प्री लोड कम होगा तो डेफिनेटली लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर नहीं है, तो आफ्टर लोड भी फिर पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पीछे प्रेशर नहीं है तो आगे भी प्रेशर कैसे आपके पास में। इस चीज को आपने थोड़ा सा मेंटेन करना है। ओके हो गया जी। अब जो ए आर बीज हैं ये आपके पास क्या, जिस तरह लो सार्टन है, लो सार्टन, सार्टन के साथ जितनी वॉल सार्टन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लो सार्टन, लो सार्टन, और आपके पास जनाबली वॉल साल्टन, साल्टन वाली जितनी भी ड्रग्स हैं ये आपके पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। सो दिस इज अबाउट जनाबली आपके पास सिस्टोलिक एंड सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक, उसके बाद सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसके बाद जनाबली आपके पास पल्स प्रेशर, उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम, सिस्टोलिक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, उसके बाद जनाबली आफ्टर लोड, प्री लोड। ये आप लोगों ने सारी सारी टर्मिनोलॉजी, हाँ जी, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बताएं ना जरा प्लीज, कैसी है। देखिए आपने काफी सारा इसमें जो है ना, मतलब चीजें एक तरह से आपके पास है। अब उसके बाद हेडिंग दें, यहाँ पे बात कर लेते हैं जी कॉन्ट्रेक्टिलिटी। लास्ट पे आप लोगों ने पॉइंट नंबर 2 लिखे, यहाँ पे नंबर 2 जो आपने पॉइंट आफ्टर स्ट्रोक वॉल्यूम आपने जो बात करनी है वो आपके पास क्या है, लिखें कॉन्ट्रेक्टिलिटी। अच्छा, इसमें बस लिखना है आप लोगों ने एक फ्लो चार्ट सा ना, कॉन्ट्रेक्टिलिटी। बेसिकली यार कॉन्ट्रेक्टिलिटी क्या है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंशाल्लाह आप लोग डिस्कस करेंगे इसमें एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी। याद रखिएगा इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मैंने आप लोगों से पूछना है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी है कॉन्ट्रेक्टिलिटी की। अच्छा, कंट्रेक्टिलिटी इंक्रीज करती है जी आपके पास। पहली बात तो ये है, बुक ने बड़े इसको ऑर्गेनाइज करके, मतलब कि एक तरह से कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं और कुछ पॉइंट्स इसके बड़े कॉम्प्लिकेटेड करके लिखे हैं, लेकिन हम आसान करने की कोशिश करेंगे। बुक कहती है, फर्स्ट एड कहती है जी, कंट्रेक्टिलिटी इंक्रीज विद द कैटाकोलामाइन। ठीक होगा जी, कैटाकोलामाइन जो आपके पास एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन जो एड्रीनल नॉन एड्रीनलिन है ना, ये आपके पास हार्ट में जो प्रेजेंट बीटा 1 रिसेप्टर है ना, उसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जिससे जिससे उसकी कंट्रेक्टिलिटी इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यार हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे चीज मुमकिन है कि जनाब कैटाकोलामाइन से, जो कि आपके पास एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो कि आपके पास एड्रीनल मेडुला से आते हैं जनाब अली, तो वो आपके पास कंट्रेक्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं। देखें इसका कुछ मैकेनिज्म यूं है ना यार, इसका ना आपने बनाना है एक फ्लो चार्ट। लिखें नंबर 1, लिखिए नंबर 1 पॉइंट आपने ये इसका मेंशन करना है, कंट्रेक्टिलिटी, कंट्रेक्टिलिटी इंक्रीज, इंक्रीज विद, कंट्रेक्टिलिटी इंक्रीज विद नंबर 1 पॉइंट। भाई किस किस से ये इंक्रीज होती है, नंबर 1 पॉइंट आपके पास क्या है, कैटाकोलामाइंस, कैटाकोलामाइन, और कैटाकोलामाइंस आपके पास क्या है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, तो ये आप लोगों को पता ही है। अच्छा, स्टिमुलेट, कैटाकोलामाइन इज अ सेट ऑफ 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। अच्छा, स्टिमुलेट, कैटाकोलामाइन स्टिमुलेट टू, किसको स्टिमुलेट करते हैं जी, बीटा, बीटा 1 रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट इन द हार्ट, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट में। अब कैसे इसके लिखें जरा मैकेनिज्म, एक साइड पे इसका मैकेनिज्म जी। अब इसके मैकेनिज्म को आपने समझ लेना है, क्योंकि ये एक्शन में ब्रेन पोटेंशियल में भी आपके पास आपको काम आएगा। लिखें जी इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म आपके पास ये है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि दिस इज सेल ऑफ द हार्ट, मैं कहता हूँ जी सेल ऑफ हार्ट, सेल ऑफ हार्ट, या इसको ना फ्लो चार्ट में लिखना है। मैं चाहता हूँ कि आपकी ये चीज ना क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी ये आपके पास एक क्या है जी, सेल है, किसका, हार्ट सेल, ठीक हो गया, सेल ऑफ द हार्ट, नंबर 1 पॉइंट। अच्छा, जो सेल ऑफ द हार्ट है जनाब अली, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे क्या पड़ा है जी, बीटा 1 रिसेप्टर, क्या है, बीटा 1 रिसेप्टर। अब बीटा 1 रिसेप्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास जनाब अली क्या है,
हाँ जी, यहाँ पे आपके पास बीन शेप स्ट्रक्चर नोन एज किडनी, इधर आपके पास किडनी, और किडनी के ऊपर एक आपके पास जनाबली 25 ग्राम वेट के हिसाब से जो एक छोटी सी ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड से जनाबली जो उसका एड्रीनल मेडुला है ना, एड्रीनल मेडुला, यहाँ से आपके पास आता है जनाबली कैटाकोलामाइन। और कैटाकोलामाइंस में आपके पास क्या, एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन। और ये जो कैटाकोलामाइन है ये आके एक्टिवेट करेगा किस चीज को, हाँ जी, एक्टिवेट करेगा बीटा वन रिसेप्टर को। ऐसे ये फ्लो चार्ट आपने बनाना है। अच्छा, जब बीटा वन रिसेप्टर जनाबेली एक्टिवेट होगा, लीड टू ऑन एक्टिवेशन, ऑन ऑन एक्टिवेशन, ऑन एक्टिवेशन, लीड टू लीड टू एक्टिवेट, लीड टू एक्टिवेट जनाबेली जी एस प्रोटीन लिंक्ड विद सर्पेंटाइन रिसेप्टर। हाँ जी, जीएस प्रोटीन देखें, सर्पेंटाइन रिसेप्टर आप लोगों ने एंडोक्राइनोलॉजी में मैंने 7 पास रिसेप्टर की बात की थी, जिसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। और सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स की कुछ टाइप्स ही ऑन दी बेस ऑफ प्रोटीन से, जी प्रोटीन से। जी प्रोटीन आपके पास क्या होती है, जीएस, जीएस का मतलब क्या, स्टिमुलेटरी प्रोटीन। जीएस प्रोटीन, जी आई प्रोटीन, जी क्यू प्रोटीन, जी नॉट प्रोटीन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे आपके पास जो प्रेजेंट है, जी एस प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक होगा जी। आप देखें, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल होता कुछ यूं है ना, होता कुछ यूं है, यहाँ पे आपके पास जनाबेली 7 पास रिसेप्टर है, उसकी एक एक्सटर्नल डोमेन है, एक इंटरनल डोमेन। जो एक्सटर्नल डोमेन है वहां पे आपके कैटाकोलामाइंस आता है, कैटाकोलामाइन आके जनाबेली स्टिमुलेट करता है किसको, हाँ जी, बीटा वन रिसेप्टर, बीटा वन रिसेप्टर आगे स्टिमुलेट करता है, ऑन एक्टिवेशन स्टिमुलेट किसको करता है, जीएस प्रोटीन को। अब जीएस प्रोटीन क्या करती है, जीएस प्रोटीन जनाबेली फिर एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, हाँ जी, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इसका जो रिजल्ट है ना, इसका लिखे जी रिजल्ट, रिजल्टेंट जनाबे अली, रिजल्टेंट एडिनाइल साइक्लेस विल एक्टिवेट, विल एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेस क्या होगा जी, एक्टिवेट होगा। जब एडिनाइल साइक्लेस, अभी जो हमने हार्ट फेलियर की बात की है ना, ये आप इसी की बेस पे हार्ट फेलियर को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और हार्ट फेलियर एक बड़ा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहरहाल बात करते हैं जी, देखें हमने ये कहा कि जब बीटा वन रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, ऑन एक्टिवेशन लीड टू एक्टिवेट ऑफ द जीएस प्रोटीन, जीएस प्रोटीन का आपको पता है रिजल्टेंट क्या जी, एडिनाइल साइक्लेज विल एक्टिवेट। जब एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो आप लोगों को पता है कि रिस्पॉन्सिबल प्ले रोल, adenyl cyclase will play on activation, on activation will play role in in conversion of, in conversion, हाँ जी, इन कन्वर्जन ऑफ किसकी, एटीपी को किसमें, हाँ जी, एटीपी इनटू इनटू साइक्लिक एएमपी, किसमें, साइक्लिक एएमपी। और साइक्लिक एएमपी की डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी एंडोक्राइनोलॉजी में भी इसकी काफी डिटेल में बात की है। तो देखें, जब साइक्लिक एएमपी बनेगी ना, तो हार्ट की जो सेल मेम्ब्रेन पर चैनल प्रेजेंट है ना, अब ये जो हार्ट की यहाँ पे इसकी मतलब कि सेल मेम्ब्रेन पे कुछ चैनल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कुछ चैनल्स बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैं कहता हूँ जी, ये कुछ चैनल्स हैं यहाँ पे जनाबेली प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपके पास कुछ चैनल्स इस पे प्रेजेंट है, ओके। अब ये जो साइक्लिक एएमपी है बेसिकली ये क्या करेगी, ये जाएगी जनाबली इसके चैनल्स के पास, और जाके क्या करेगी, इनके जो चैनल्स है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, ये आपके पास सोडियम चैनल है, एक आपके पास सोडियम चैनल है, सी से भाई चैनल, ठीक है। और ये आपके पास जनाबेली कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम चैनल है। और ये आपके पास जनाबेली क्या है जी, पोटाशियम चैनल है, ठीक हो गया जी। कैल्शियम चैनल, पोटाशियम चैनल, और आपके पास क्या है, सोडियम चैनल। अब इन चैनल्स की ना बेसिकली इंक्रीज लिखें, आगे लिखें जनाब, यहाँ पे लिखें इंक्रीज साइक्लिक एएमपी। जो साइक्लिक एएमपी जब इंक्रीज होगी ना, लीड टू एक्टिवेट प्रोटीन काइनेस ए, इंक्रीज साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट विल विल एक्टिवेट विल एक्टिवेट टू प्रोटीन काइनेस ए, प्रोटीन काइनेज जनाबेली ए, ये एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। अच्छा, जब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगा ना, ऑन एक्टिवेशन, ऑन एक्टिवेशन प्रोटीन काइनेज ए, ये जो एंजाइम है, लीड टू लीड टू फास्फोरिलेशंस,
लीड टू phosphorylation phosphorylation of channels which and present which present on heart हार्ट सेल मेम्ब्रेन। भाई कैसे ऑर्गेनाइज करके लिख रहे हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। जब इसकी फास्फोरिलेशन होती है ना इन चैनल्स की, तो रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या है? अब उसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो लिखें रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है जी? लीड टू, हाँ जी, लीड टू ओपनिंग, लीड टू ओपनिंग ऑफ, हाँ जी, सोडियम चैनल। सोडियम चैनल की क्या होगी जी? ओपनिंग होगी। और जब सोडियम चैनल की ओपनिंग होगी तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा जी? सोडियम चैनल की जब ओपनिंग होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सोडियम का इनफ्लक्स। हाँ जी, सोडियम इनफ्लक्स होगा ना, तो ये भी बात आप लोगों को पता चल गई। फिर आपके पास जनाबिल कैल्शियम चैनल क्या होगा जी? ओपन, लीड टू कैल्शियम चैनल ओपन। और जब कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो उसका जो रिजल्ट क्या होगा? इनफ्लक्स, इनफ्लक्स होगा। कितनी जबरदस्त, मतलब देखें, कैल्शियम कैल्शियम इनफ्लक्स होगा। और अब यहाँ पे लेकिन ये पॉइंट आपने याद रखना है, बट भाई ये बात इंपॉर्टेंट है, बट पोटाशियम, हाँ जी, बट पोटाशियम चैनल विल क्लोज। ये आपके पास क्या होगा जी? क्लोज होगा। ठीक होगा। और जब ये क्लोज होगा तो मुझे एक बात बताएं, रिजल्ट इसका क्या होगा? वैसे तो आपके पास पोटाशियम जो है ना, ये बाहर मतलब कि आपके पास क्या करता है? इफ्लक्स करता है। तो क्या इसकी इफ्लक्स होगी? नो। तो स्टॉप स्टॉप इफ्लक्स, इफ्लक्स इफ्लक्स ऑफ, हाँ जी, पोटाशियम। पोटाशियम का बाहर जाना क्या हो जाएगा? देखिए, अब मैं ये कहता हूँ कि जब इसके जनाब सोडियम अंदर जाएगा, ठीक होगा, कैल्शियम अंदर जाएगा, मतलब सोडियम अंदर जाएगा, आपके पास कैल्शियम अंदर जाएगा, और पोटाशियम ऑलरेडी कहाँ पे है? हाँ जी जनाब अली, वो सेल के अंदर मतलब कि प्रेजेंट है। तो जो सेल की पॉजिटिविटी चार्ज है वो आपके पास कम होगा कि ज्यादा? मुझे बस ये बता दें। अच्छा जी, तो वीडियो इसकी ऑफ हो गई थी। अच्छा, अब ये देखें, जब आपके पास जनाब अली इधर आपके ज्यादा पॉजिटिविटी सेल के अंदर होगी तो भाई डीपोलराइजेशन होगी ना। हाँ जी, तो भाई इस इन सब का मतलब ये है, ओवरऑल जो इसका आपके पास रिजल्ट आएगा, ओवरऑल रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है, सारे के सारे का जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो क्या है? इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज इन, हाँ जी, कहाँ? सेल में। तो ये आप लोगों को पॉइंट, जब सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो लीड टू, हाँ जी, क्या आएगा जी? लीड टू, लीड टू जनाबेली डीपोलराइजेशन। हाँ जी, क्या होगी? लीड टू डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन होगी। तो ये ही तो चीज हम चाहते हैं। जब डीपोलराइजेशन होगी तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी ना। तो यही चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होगी? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब एक बात आप लोगों ने ना यहाँ पे याद रखनी है, ये जो मैंने कहा ना कि पोटाशियम चैनल विल क्लोज, यहाँ पे क्या होता है आपके पास? ऑलरेडी देखें, अच्छा जी, यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ये कहा कि कैल्शियम, आपके पास कैल्शियम का क्या होगा? इनफ्लक्स होगा। अब जब ये आपके पास कैल्शियम का जो इनफ्लक्स होगा ना, तो ये आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन है ना हार्ट की, इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ऑलरेडी स्टोरेज फॉर्म में कैल्शियम होता है। क्या होता है? यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये आपके पास है जी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या है? इसके अंदर स्टोर, हाँ जी, हैविंग हैविंग स्टोर, स्टोर जनाबेली क्या? कैल्शियम। इसके अंदर स्टोर कैल्शियम। जब आपके पास बाहर से कैल्शियम आता है ना, ये वाला जो कैल्शियम आया, अब ये कैल्शियम क्या करता है? इसके अंदर जो स्टोर कैल्शियम है ना, जो स्टोर कैल्शियम है, उसको क्या करता है? आपके पास बाहर निकालता है। हाँ जी, क्या करता है? बाहर निकालता है। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज। हाँ जी, यहाँ पे एक फिनोमिना आपके पास होता है, कैल्शियम इंड्यूस, कैल्शियम इंड्यूस, कैल्शियम अंदर आया और उसने क्या 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 किया? कैल्शियम रिलीज किया।
तो ये फिनोमिना भी आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक हो गया ना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, आप लोगों को ये बात समझ आई है। मैंने कहा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द हार्ट सेल, उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट क्या जी, स्टोरेज फॉर्म ऑफ द कैल्शियम। कैल्शियम इज अ बैक ऑफ द सेल, ये तो आप लोगों को पता है। अब जनाब अली, जब स्टोर आपके पास कैल्शियम है, जो बाहर से जो कैल्शियम आया है, जब फॉस्फोरिलेशन हुई है चैनल्स की, तो उसकी वजह से जनाब जो बाहर से कैल्शियम आया, उसने आके अंदर वाला जो कैल्शियम स्टोर था उसको क्या किया, रिलीज किया। इसको कहते हैं कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज, ये बुक में मेंशन है। और मुझे एक बात बताएं, तो कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम चैनल इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम और एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम, मुझे ये तो बताएं। हाँ जी भाई, इसका जो रिजल्ट है, वो इसका रिजल्ट क्या है वैसे, बताएंगे मुझे आप लोग ये वैसे। हाँ जी, इसका रिजल्ट क्या है, इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम, किसको, इंक्रीज इंट्रा इंट्रा सेलुलर सेलुलर कैल्शियम। तो भाई मुझे ये पता, जब सेलुलर कैल्शियम इंक्रीज होगा सेल के अंदर, तो डीपोलराइजेशन होगी ना, तो एक्टिविटी कॉन्ट्रेक्टिलिटी होगी ना। तो यहाँ पे आप लोगों को ये, अब नंबर टू, एक तो आपने देखा कि भाई कैटाकोलामाइंस के बारे में, नंबर टू पॉइंट आप देखेंगे, कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज विद कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज विद इंट्रासेलुलर 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 कैल्शियम। और इंट्रासेलुलर कैल्शियम आपके पास कैसे इंक्रीज हुआ जी, ये तो आपको पता है, रिजल्ट ऑफ हाँ जी, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना। ओके, नेक्स्ट, अब लिखें जी नंबर टू, हम बात कर रहे हैं कंट्रेक्टिलिटी आपके पास किस किस चीजों की वजह से इंक्रीज हो सकती है। तो लिखें डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम, भाई जब बाहर सोडियम कम होगा तो जाहिर सी बात अंदर सोडियम जाएगा ज्यादा, कंट्रेक्टिलिटी तो डिक्रीज, एक मिनट प्लीज, डिक्रीज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम। तो ये भी आपने पॉइंट है इसका याद रखना। ओके, अब एक साइड पे लिखें नोट, यहाँ पे एक नोट भी लिख लें। नोट ये लिखें कि भाई इंक्रीज साइक्लिक एएमपी, लिखें इंक्रीज साइक्लिक एएमपी जनाब अली, एक्टिवेट एक्टिवेट आपके पास ये एक्टिवेट करती है टू प्रोटीन, एक्टिवेट टू प्रोटीन काइनेस काइनेस ए। और जो प्रोटीन काइनेस ए है, एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस ए, प्रोटीन काइनेस ए लीड टू लीड टू फास्फोरिलेशन लीड टू फास्फोरिलेशन हाँ जी, फास्फोरिलेशन, वो फास्फ लीड टू सॉरी लीड टू जनाब अली फास्फो फास्फोलंबिन फास्फोरिलेशन। अब ये जो फास्फोलंबिन फास्फोरिलेशन है ना, अब इसका पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा कि एक्टिवेट, हाँ जी, फास्फोलंबिन फास्फोरिलेशन विल विल एक्टिवेट, हाँ जी, विल एक्टिवेट कैल्शियम जनाब अली, कैल्शियम एटीपीएस, कैल्शियम एटीपीएस। और जब कैल्शियम एटीपीएस आपके पास जनाब इंक्रीज होगा ना यहाँ पे, तो कैल्शियम इंक्रीज कैल्शियम स्टोरेज इंक्रीज कैल्शियम स्टोरेज इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये मैंने सारी बात भाई, इससे सिंपल और नहीं हो सकती। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट पता होना चाहिए, ये स्टोरी आपने याद रखनी है, ये भी बुक ने मेंशन की हुई है कि आपके पास इंक्रीज साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट टू प्रोटीन काइनेज, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज लीड टू फास्फोलंबिन फास्फोरिलेशन। हाँ जी, अगर सिंपल फास्फोरिलेशन होती है तो देन आपके पास क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के जो हार्ट की सेल मेम्ब्रेन है, वहां पे जो प्रेजेंट चैनल्स हैं वो क्या होंगे, ओपन। लेकिन जो फास्फोलंबिन फास्फोरिलेशन है उसकी वजह से क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपके पास कैल्शियम की स्टोरेज क्या होगी, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज। तो ये, अच्छा, वो जो स्टोरेज आपके पास हुई है, अब उस स्टोरेज को, जब उस स्टोरेज में से कैल्शियम को लेना है, फिर क्या करना होगा, फास्फोरिलेशन होगी, किसकी वजह से, देखिए, होता ऐसे है ना, स्टोरी ये है ना, मैं वन टाइम इसको इसको भाई रिपीट करने लगा हूँ। देखिए सारी स्टोरी, पहले क्या है, हार्ट की जनाबेली सेल मेम्ब्रेन है, हार्ट की सेल मेम्ब्रेन के अंदर जनाबेली क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम स्टोरेज होगा, किसकी कैसे होगा, प्रोटीन काइनेज एज आपके पास जनाबेली
इंक्रीज साइक्लिक एएमपी क्या करेगी? अब देखें बाहर से जनाब अली आपके पास कैटाकोलामन आया, उसने आके बीटा वन को एक्टिवेट किया, वहां पे आपके पास जनाब अली बीटा वन जैसे एक्टिवेट हुई, वहां पे आपके पास एडिनल साइक्लेज हुआ, एडिनल साइक्लेज ने क्या किया? एटीपी को कन्वर्ट किया साइक्लिक एएमपी में, साइक्लिक एएमपी ने क्या किया? एक्टिवेट किया प्रोटीन काइनेज ए को, प्रोटीन काइनेज ए जो एक्टिवेटेड है उसने क्या किया? फास्फोलंबिन फास्फोरिलेशन करवाई, उस फास्फोलंबिन फास्फोरिलेशन ने क्या किया? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि जनाब अली प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट, वहां पे कैल्शियम की क्या हुई? स्टोरेज हुई। अब ये तो बात ये स्टोरी खत्म होगी। फिर दूसरी तरफ चलते हैं। अब जनाब अली स्ट्रेस के अंदर क्या हुआ? जनाब अली आपके पास स्ट्रेस में कैटाकोलामाइन रिलीज हुआ, कहाँ से? एड्रीनल ग्लैंड्स के एड्रीनल मेडुला से। वो कैटाकोलामाइन आपके पास कहाँ पे आया? बीटा वन को एक्टिवेट किया, कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन पे जब बीटा वन एक्टिवेट हुआ तो उसने क्या किया? जनाब अली उसने एक्टिवेट किया एडिनल साइक्लेज ए को, एडिनल साइक्लेज ए ने क्या किया? एटीपी को यूज किया और साइक्लिक एएमपी बनी, साइक्लिक एएमपी ने क्या किया? प्रोटीन काइनेज को एक एक्टिवेट किया, प्रोटीन काइनेज ए ने क्या किया? वो आपके पास जनाब अली करेगी लीड टू फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन सिंपल क्या करेगी? सेल मेम्ब्रेन की जो सेल मेम्ब्रेन जो है हार्ट की, वहां पे प्रेजेंट जो चैनल्स है, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, जो सोडियम चैनल है कैल्शियम चैनल इसको ओपन करेगी, लेकिन पोटेशियम चैनल जो वो क्लोज होगा। जब सोडियम चैनल ओपन होगा तो उसमें सोडियम इनफ्लक्स करेगा, जो कैल्शियम चैनल है वो जब ओपन होगा कैल्शियम इनफ्लक्स करेगा। जो कैल्शियम इनफ्लक्स करेगा वो कैल्शियम क्या करवाएगा? कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज, जो स्टोरेज फॉर्म की कैल्शियम थी उसको भी रिलीज करेगा। ब्लड के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगी? पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। जब पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी डिपोलराइजेशन कंट्रैक्टिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंट्रासेलुलर कैल्शियम लीड टू इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट। ठीक हो गया? हाँ जी, बताएं ना फिर भाई, समझ आया? कितना कैसी स्टोरी है? स्टोरी है कि नहीं है? हाँ जी, समझ आ गई? एनी क्वेश्चन प्लीज आफ्टर दिस? मूव ऑन करें, बताएं ना भाई। ये ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, ये तो हमने पढ़े हैं वो पॉइंट जिनकी वजह से कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक नोट एक साइड पे लिख लें। अब आप लोग लिखें कि नोट में लिखें कि कंट्रैक्टिलिटी विल इंक्रीज विल डिक्रीज विद। अच्छा, बल्कि नंबर टू पे इस तरह करें ना, पहले आपने लिखा इंक्रीज, अब लिखे नंबर टू पे कंट्रैक्टिलिटी का नंबर टू पॉइंट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉन्ट्रैक्टिलिटी विल डिक्रीज विद। अब डिक्रीज किसके साथ हो सकती है? तो भाई ये भी आप लोगों ने पॉइंट याद रखने हैं। देखें, बीटा वन ब्लॉकर देते हैं कि नहीं देते? मुझे जल्दी से बताएं। हाँ जी भाई, बीटा वन ब्लॉकर देते हैं जब किसी का हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो, तो बीटा वन ब्लॉकर। तो बीटा वन ब्लॉकर ये भी आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। बीटा वन ब्लॉकर बेसिकली क्या करते हैं? डिक्रीज साइक्लिक एएमपी, डिक्रीज साइक्लिक एएमपी। अच्छा, अब जनाब, अच्छा प्रोटीन का याद रखिएगा, जीएस प्रोटीन, वो मैंने आप लोगों को वो मिस हो गया इसमें से फ्लो चार्ट के अंदर ही, आप लोगों को वैसे मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद हार्ट फेलियर विद सिस्टोलिक, हार्ट फेलियर विद सिस्टोलिक डिसफंक्शन, इसमें भी आपके पास कंट्रैक्टिलिटी क्या होगी जी? जनाबली डिक्रीज। फिर थर्ड पे लिखें एसिडोसिस, एसिडोसिस के अंदर भी आपके पास कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज। नंबर फोर पे लिखें हाइपोक्सिया, भाई हाइपोक्सिया की वजह से डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई, या फिर हाइपर हाइपर कैप्निया, हाइपर किपनिया। इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। फिर आगे लिखें जी जनाब, हाइपर किपनिया में बेसिकली भला क्या होता है? हाइपर किपनिया में डिक्रीज ऑक्सीजन होती है लेकिन इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हाइपर किपनिया इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर सिक्स पे लिखें जी नॉन नॉन डाई हाइड्रो, नॉन डाई हाइड्रो, 1 मिनट प्लीज, नॉन डाई हाइड्रो पायरीडीन, पायरीडीन, नॉन डाई हाइड्रो पायरीडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल जनाब अली आपके पास क्या है? ब्लॉकर। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट contractility of the heart from the first step one, पेज नंबर जनाब अली 293/2021 एडिशन। एनी क्वेश्चन अब आप लोग वहां पे चेक कर लें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड आपके पास आ जाता है। फिर आपके पास कार्डियक आउटपुट हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन की थोड़ी सी बात कर लेंगे, फिर उसके बाद जनाब अली स्टॉलिंग कॉस्ट वगैरह, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन प्लीज? सो हाँ जी, क्लियर।